गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये समझती हूँ या मैं ये सोच सकती हूँ कि आपने जो है इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी प्रीवियस क्लासेस में या नाइन्थ क्लास में आपने इन कॉन्सेप्ट्स को 9th और 10th में डिस्कस किया है, पढ़ा है, यानी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा। इसको थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करेंगे और आगे के जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो आपका वर्क है, यानी कार्य। यानी कार्य क्या होता है, कब हम ये कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। अगर हम कार्य की बात करें तो बेसिकली जो कार्य है, यानी जिसे हम यांत्रिक वर्क या मैकेनिकल वर्क कहते हैं, ठीक है, हम इसकी इस कॉन्सेप्ट में बात करें तो बेसिकली आपने क्लास 9th में पढ़ा है वर्क का कॉन्सेप्ट। तो हम क्या कहते हैं, कब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया है, जब वो किसी भी तरीके का बल यानी फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स के कारण, उस बल के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक ईंट ली, क्या ली, एक ईंट ली और उसे धक्का दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, एक ईंट ली है, सपोज ये ईंट है और हमने इस पे क्या किया, बल लगाया, धक्का दिया। क्या लगाया, फोर्स यानी बल लगाया। तो जब हमने इस ईंट पे धक्का दिया, इसे फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, जो हमारी ईंट थी वो आगे चली और यहाँ पे जाके रुक गई। यहाँ पे जाके आपकी ईंट, जो ये ईंट थी, ये यहाँ पे जाके आपकी रुक गई। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, आपने क्या किया, बल लगाया, किसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर, जो कि इस केस में एक ईंट है। ये ईंट अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई, अपनी जगह से ये विस्थापित हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ तक पहुंची। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं और उस बल के कारण क्या होता है, किसी भी तरीका का विस्थापन होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि कार्य यानी वर्क हुआ है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर हम एक कंडीशन देखें, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक बड़ी सी चट्टान है या सपोज दीवार है, दीवार पे हम क्या करें, धक्का दें। क्या है, एक दीवार है हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, जैसे कि आपके घर की कोई दीवार है और आप क्या कर रहे हैं, इस पे धक्का दे रहे हैं। हमने क्या किया, धक्का दिया। धक्का क्या दिया हमने, जिसका मतलब क्या है, हमने फोर्स अप्लाई किया, यानी हमने बल लगाया। अब जब हमने इस दीवार पर धक्का दिया या इस पे फोर्स अप्लाई किया, हमने क्या देखा, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो दीवार है वो अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रही है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है। तो यानी क्या हो रहा है, किसी भी तरीके का विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि आपके द्वारा जो बल लगाया गया है उसके कारण किसी भी तरीके का कार्य नहीं हुआ है, जबकि फोर्स लगाने की वजह से आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी लग चुकी है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग चुकी है, लेकिन हम तभी भी ये नहीं कह सकते कि आपका कार्य हुआ है, क्योंकि जब आपने बल लगाया, उस बल के कारण किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन नहीं हुआ है। तो यानी अगर हम मैकेनिकल वर्क की काम करें या सॉरी आपके जो यांत्रिक कार्य है इसकी अगर हम बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। इन फिजिक्स वर्क रेफर्स टू मैकेनिकल वर्क, यानी जो भौतिकी है इसमें कार्य का मतलब यांत्रिक कार्य से होता है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी
when the body is actually displaced through some distance in the direction of the applied force. यानी कि किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य तब कहा जाता है जब पिंड वास्तव में लगाए गए बल की दिशा में कुछ दूरी तक विस्थापित होता है। यानी कि हम कब कहेंगे कि कार्य हुआ है? हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि कार्य हुआ है जब हम कोई बल लगा रहे हैं किसी भी पिंड पे, किसी भी वस्तु पे, और क्या हो रही है, जो आपकी वस्तु है वो अपनी जगह से विस्थापित हो रही है। However, when there is no displacement in the direction of applied force, there is no work done. That is, work done is zero when displacement of body in the direction of force is zero. हालांकि जब लगाए गए बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं होता, यानी हमने फोर्स लगाया है, लेकिन जैसे हमने सेकंड कंडीशन देखी, तो बच्चों जैसे हमने सेकंड कंडीशन देखी, कौन सी कंडीशन? जिसमें हमने ये देखा जब हम किसी दीवार पे बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, जो आपकी दीवार है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है, अपनी जगह से विस्थापित नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? जब लगाए गए बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं होता, यानी हमने फोर्स लगाया और किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कोई कार्य नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? आपका जो वर्क है यानी कार्य है वो नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य शून्य होता है जब बल की दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य होता है। यानी हम ये कहते हैं कि जब आपका फोर्स जिस दिशा पे लगाया गया है, बल जिस दिशा पे लगाया गया है, उस दिशा पे अगर विस्थापन शून्य है यानी जीरो है, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी तरीके का कार्य नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या किया, ये हमारे पास कोई पिंड है या कोई वस्तु है, हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया। अगर जो फोर्स है उसकी दिशा में या उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, कोई विस्थापन उत्पन्न होता है, तो हम ये कहेंगे कि कार्य हुआ है। अगर हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन हमें किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिखाई नहीं देता है या होता नहीं है, तो यानी कि हमारा कार्य नहीं हुआ है। तो यानी अगर आप ये कहते हैं कि कार्य क्या है, तो हम ये कहेंगे जब हम फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं और बल के कारण विस्थापन होता है, यानी फोर्स की वजह से आपका विस्थापन यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि कार्य हुआ है यानी वर्क हुआ। वहीं अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिखाई देता या किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है, तो आप ये कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है यानी कार्य शून्य है या जीरो है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास जो है, हम जो है कार्य को किस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं ये हम देखते हैं। सपोज आपने क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई किया, यानी आपने क्या किया है, एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने इस पे क्या किया है, बल लगाया, ठीक है, बल लगाया, बल आपने इस दिशा पे लगा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। हमने क्या किया है, इस वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं,
ठीक है। और क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस दिशा में, इस दिशा में, यानी ये जो है आपकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, यानी जब हमने बल लगा दिया उसके बाद जो विस्थापन हुआ है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है वो आपकी ये। और हम ये देख सकते हैं कि जो विस्थापन हुआ है और जो आपका फोर्स लगाया गया है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका, थीटा एंगल है। क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है, क्या है, एंगल थीटा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम एस से इसमें डिनोट कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट, इसे हम एस से डिनोट कर, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो एस है, फोर्स जो है वो एफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में एंगल बना है वो आपका थीटा होता है। अगर हम बात करें फोर्स के कंपोनेंट की, क्योंकि आपका जो फोर्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इस डायरेक्शन में है, तो आपके जो फोर्स के कंपोनेंट होंगे वो आप इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। और आपका जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है इस किस डायरेक्शन में है, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, वो आपका क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो। क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। ये आपका एफ कॉस थीटा होगा और ये वाला वेक्टर आपका एफ साइन थीटा हो। ठीक है, तो यानी एफ कॉस थीटा क्या है, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट, जिस फोर्स के जिस कंपोनेंट की वजह से, बल के जिस कंपोनेंट की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपका एफ कॉस थीटा है। और ये आपका ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ये आपका एफ साइन थीटा हो। तो जो आपका ये एफ कॉस थीटा है इसके कारण क्या हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है, एस विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो यानी इफ थीटा इज द एंगल which f makes with the positive x direction of displacement, then component of f in the direction of displacement is given by f cos theta। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि f क्या है, फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। यानी अगर हम फोर्स के कंपोनेंट को स्प्लिट करते हैं तो एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है इसके कारण क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Since the work by the force is the product of component of force and displacement, direction of displacement and the magnitude of displacement we can write, यानी हम ये जानते हैं कि जो आपका वर्क होता है वो किसका प्रोडक्ट है, किसका गुणांक है, आपके फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपका एफ कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ कॉस थीटा इनटू मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, तो इनटू एस। तो यानी आपके पास W बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस इस तरीके से आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, जैसे कि जो आपका पिछला जो ये आपके पास डायग्राम है, अगर सपोज बल ऐसे ना लग के, इस तरीके से बल ना लग के फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, यानी अगर हम बात करें कि हमने क्या किया है, फोर्स इस दिशा पे लगाया है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ एस, और ये आपका क्या हो गया, जो है डिस्प्लेस पोजीशन होगी आपकी वस्तु की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, एस है, और बल की दिशा कौन सी है, विस्थापन की दिशा जो है वही बल की दिशा है। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम थीटा को 0 रखें इस इक्वेशन में, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 है, यानी फोर्स बल जो है उसी दिशा पे लग रहा है जिस दिशा पे विस्थापन हुआ है, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो W बराबर एफ कॉस 0 डिग्री इंटू एस होगा। और आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री आपका 1 होता है। तो इस कारण जो W है वो आपका F डॉट S हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? आपका डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? बल और विस्थापन का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है आपका वर्क, यानी कार्य। तो हम W को लिख सकते हैं F डॉट S, जहाँ पे आप जानते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब आपके पास किसी दो पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे F फोर्स और S यानी डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब FS cos थीटा होता है। और अब इसी तरीके से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी जब दो पैरामीटर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो वो आपके पास जैसे कि A और B पैरामीटर है, तो हम इसे AB साइन थीटा लिखते हैं। तो F डॉट S जो है ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, जिसे हम FS cos थीटा लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने जो फोर्स कंपोनेंट लिया है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, इनमें हम इसे तोड़ देते हैं या इनमें हम इसे लिख देते हैं। यानी F आप जानते हैं क्या है? वेक्टर है। तो F को आप लिख सकते हैं I Fx, यानी जो Fx है, F के x पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो I के अलोंग है, प्लस J Fy प्लस K Fz। तो इस तरीके से आप वेक्टर F को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी आप जानते हैं एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं I कैप x प्लस J कैप y प्लस K कैप z। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा W बराबर I कैप Fx प्लस J कैप Fy प्लस K कैप Fz डॉट। S की वैल्यू कितनी है? हमने क्या किया है? W बराबर F डॉट S में इसकी वैल्यू को रख दिया। तो ये हमारे पास F की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से S की वैल्यू हमारी कितनी है? I कैप X प्लस J कैप Y प्लस K कैप Z। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आपने ये पढ़ा है कि जब हम सेम क्वांटिटी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं I कैप है, इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो I कैप डॉट I कैप जो होता है, इनका जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपके पास 1 आता है। इसी तरीके से J कैप डॉट J कैप का जब करते हैं तब भी आपका 1 आता है, और K कैप डॉट K कैप करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो 1 आता है। यानी I कैप बराबर J कैप डॉट J कैप बराबर K कैप डॉट K कैप क्या होता है? आपका 1 होता है। ये क्या होती है? 1 होता है। इसी तरीके से अगर हम I कैप डॉट J कैप करें, ठीक है, या हम करें J कैप डॉट K कैप करें, या हम K कैप डॉट I कैप करें, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पहले हमने क्या किया है? हमने इसको इस तरीके से किया है, W बराबर I कैप Fx प्लस J कैप Fy प्लस K कैप Fz, I कैप x प्लस
जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। पहले आपका आई कैप एफ एक्स मल्टीप्लाई हुआ आई कैप एक्स से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एफ एक्स। फिर ये आपका मल्टीप्लाई होगा जे कैप वाई से, तो 0 हो जाएगा। आई एफ एक्स जो है ये आपका के कैप जेड से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 हो जाएगा। अब हम सेकेंड टर्म लेंगे प्लस आई कैप एफ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप एक्स से, तो आई और जे का प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप ये जानते हैं ये 0 होता है। इसके बाद हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप एफ वाई को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे कैप वाई से, तो हमारे पास आ जाएगा वाई एफ वाई प्लस, इसके बाद हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे के कैप जेड से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके 0 आ जाएगी। अब हम थर्ड टर्म लेंगे के कैप एफ जेड, इसको हम आई कैप एक्स से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई कैप और के कैप आई कैप का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये 0 होता है। नेक्स्ट एफ जेड को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वी कैप वाई से, तो ये भी आपका 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे के और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये हमारा 0 होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टर्म है वो आपकी के कैप एफ जेड का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम के कैप जेड से, तो ये क्या होता है आपका के कैप 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी जेड एफ जेड। तो इस तरीके से डब्ल्यू की हमारी वैल्यू आ गई, जो कि एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड आई और क्यू आई, ये आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है कि जब हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या के कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। वहीं अगर हम आई कैप को जे कैप से या के कैप से डॉट प्रोडक्ट करें, वहीं अगर हम आई कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करें या हम आई कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट करें, इसी तरीके से जे कैप का आई कैप से अगर डॉट प्रोडक्ट करें या जे कैप का के कैप से प्रोडक्ट करें या आपका के कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करें या के कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास वैल्यू 0 आती है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास वैल्यू 0 आती है। तो इस कारण हमारे पास जो W की वैल्यू आई है वो आपकी एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड आई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें क्या पता चलता है कि जो आपका वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, यानी एक ऐसी राशि जिसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, यानी जिसमें आपकी दिशा नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, यानी इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है। However, work done by a force can be 0, positive, negative, okay? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वर्क है वो क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इस पे मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम वर्क डन की बात करें, कार्य की बात करें, तो वर्क जो होता है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 यानी 0 हो सकता है। अब हम बात करते हैं कार्य की डायमेंशंस की और उसकी यूनिट की। तो जैसे कि आप जानते हैं वर्क आपका बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। किसके बराबर होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, विस्थापन। अब हम ये जानते हैं जो बल है ये आपका F होता है, फोर्स, और विस्थापन आपका क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पे हमने S लिया है, कहीं आप X भी ले सकते हैं, तो हमने S लिया। अब हम ये जानते हैं कि हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी जो आपका द्रव्यमान गुणा
आपका जो त्वरण है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो आपका विस्थापन है जो आपका विस्थापन है, ये क्या है, एक डिस्टेंस है, आप जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन है, और ये मास है। मास को हम केजी यूनिट होती है इसकी, मास की यानी द्रव्यमान की, केजी किलोग्राम यूनिट होती है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आप इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो है। और वहीं अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन की जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है, ठीक है। यानी मास जो है केजी है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इंडिविजुअली इनकी डायमेंशन देखें तो जो आपका m है, सॉरी जो मास है इसमें, तो m जो है, m का जो डायमेंशन है वो m आपका सिंगल m होगा। एक्सेलरेशन की बात करें, इसमें मीटर है लेंथ, और दूसरा आपके पास टाइम है, तो यानी इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी m है, ठीक है, m⁻⁴ एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 1t-2। और वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी जो डायमेंशन है आपकी वो लेंथ है l⁻⁴। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, फोर्स की हम बात करें तो फोर्स का जो आपका डायमेंशन आई है वो ml1t-2 आई। फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, m1l1t-2। वही डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो आपकी l है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायमेंशन है वो आपकी l1 है या l है, तो यहाँ पे आपका इंटू l हो जाएगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो l आपका अंदर आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो l⁻² हो जाएगा। यानी जो वर्क है उसकी जो डायमेंशन आई वो आपकी आई m1l2t-2 आई, ठीक है। यानी ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क का, m1l2t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है। और अब हम बात करते हैं वर्क की यूनिट की, कि वर्क की जो यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली वर्क की दो यूनिट है, एक आपकी एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बच्चों आज हमने वर्क के बारे में समझा कि कार्य होता क्या है, कार्य की हमने यूनिट देखी और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके वर्क की यूनिट है, कार्य की जो यूनिट है, उनको डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।